Welcome to my YouTube channel Normal Lamba. Friends, in today's episode I will be showing you a medical talk. Subject is urology, and this talk will be delivered by leading super specialist of the Apollo Hospital, New Delhi. Thank you very much, sir, for introducing me as a plumber. That's a fact. That is actually a fact. So इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर में एक सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, प्लम्बिंग होती है. तो सब हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है. और हमारे स्ट्रक्चर में खास बात ये है कि जो पानी बनता है और वो जो निकलता है और जो स्टोर होता है वो किसी को पता ही नहीं चलता. You know, we take it for granted. We are all sitting here and our kidneys are producing urine at the rate of 1 ml per minute, which means 60 minutes में 60 ml, मतलब 1 घंटे में 60-70 ml, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना पानी पिया. वो 60-70 से 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है. और हम यहाँ बैठ के ठाक मार रहे हैं, हंस रहे हैं. क्यों? क्योंकि ब्लैडर इतना समझदार है कि वो आपको तंग नहीं कर रहा. वो ये नहीं कह रहा कि देखो मैं भर रहा हूँ. वो तब कहता है जब उसकी कैपेसिटी 500 ग्राम होती है तो 500 ग्राम तक पहुँचता है, तब जाके एक सिग्नल आता है. फिर आप सोचते हो कि अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ है या नहीं है. आधा घंटा और निकल जाता है. That is the beauty of the computer of the bladder. It gives you time. अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे आपका ब्लैडर कैपेसिटी से पहले फायर कर रहा है या फायर करते ही आपको भागना पड़ रहा है, तो प्लम्बिंग में गड़बड़ हो गई, तो तब यूरोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है. तो आई एम डॉक्टर राजेश तनेजा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट. I look after the plumbing thing, which is called technically urology. तो urology में क्या क्या हो सकता है? Basically, kidneys यूरिन बनाती हैं, तो पानी का सोर्स जो है वो किडनीज है. झरना किडनी से शुरू होता है. यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर पाइप्स हैं जो ब्लैडर तक आते हैं. ब्लैडर स्टोरेज टैंक है और उसमें सेंसेशन, जैसा कि मैंने कहा, तभी आती है जब वो फुल होता है. तब तक तो पता ही नहीं चलता. जब हम छोटे बच्चे होते थे तो खेलते रहते थे, माँ बुलाती थी कि घर आओ, पहले जाके वॉशरूम होते आओ. हम भूल ही जाते थे कि जाना भी होता है. So bladder is a very friendly organ, but then it can choose to be very unfriendly in case it is diseased. तो ब्लैडर की डिजीज जो है वो तो बड़ी आसान है कि वो भी कह सकता है कि इन्फेक्शन हो गया. मेरे पास मरीज आते हैं, कहते हैं यूटीआई हो गया. बट आज मैं यूटीआई के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे कहा गया था कि प्रोस्टेट के बारे में बात करनी है, तो मैं पहले प्रोस्टेट की बात कर लेता हूँ और फिर यूटीआई के बारे में कुछ समय अगर मुझे ये लोग अलाउ करेंगे तो यूटीआई के बारे में भी बोलूँगा. तो मेल्स में प्रोस्टेट होता है, जैसे फीमेल्स में यूट्रस होता है, मेल्स में प्रोस्टेट होता है. और प्रोस्टेट ऐसी जगह पे बैठा होता है कि वो एक नाकाबंदी होती है यूरिन की. ब्लैडर से अगर धार निकलेगी तो वो प्रोस्टेट के थ्रू होके निकलेगी. तो प्रोस्टेट इज अ चेक पॉइंट फॉर द ब्लैडर इन मैन. नॉर्मली तो ठीक है, चेक पॉइंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गड़बड़ करने लगा, अगर उसमें सूजन आ गई या वो बढ़ने लगा, जैसे उम्र के हिसाब से बढ़ता है, तो वो रुकावट पैदा कर लेता है. रास्ता कम हो जाता है. अगर इतनी सी जगह है उसमें नॉर्मली 20 ग्राम प्रोस्टेट होता है, तो 20 की जगह वो 30 ग्राम हो गया, तो जगह तो कम हो ही गई पेशाब के बाहर निकलने की. तो क्या करता है? बहुत सारी खुराफात करता है. तो वी विल टॉक अबाउट इट. सो स्टैंडर्ड 20 ग्राम होता है. तो मेरे पास रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मैंने आज एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक कराया, जो आप लोग सब करा रहे हैं, और उसमें ना 22 ग्राम आ गया. और डॉक्टर ने कहा कि जी यहाँ लिखा है प्रोस्टेट इज एनलार्ज. अब मैं क्या करूँ? मेरे फादर की तो डेथ हो गई थी प्रोस्टेट से. अब उस ज़माने में सर्जरी नहीं हुआ करती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस होते थे, तो क्या मैं भी मरने वाला हूँ? अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. द साइज ऑफ द प्रोस्टेट डज नॉट मैटर. साइज मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज कि कितना तंग कर रहा है. अगर वो तंग नहीं कर रहा तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसको छेड़ते हैं. बट अगर वो तंग कर रहा है तो साइज डज नॉट मैटर. 22 ग्राम वाला भी तंग कर सकता है और 200 ग्राम वाला भी तंग नहीं कर सकता.
So ये important चीज़ है. The first message I want to give you is do not go by the size because size does not matter and that is important. The second is of course जब वो बढ़ता है ये लार्ज प्रोस्टेट है यहाँ पर, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के बीच में से ये प्रोस्टेट है, ये नॉर्मल है. जब ये बढ़ जाता है तो पेशाब का रास्ता ये जो खुला हुआ है यहाँ पे वो टाइट हो जाता है. तो टाइट होके क्या होता है, अगर ये टाइट हो जाए तो कैसे काम करेगा. आप जाते हैं वॉशरूम, आपको लगता है खूब सारा घड़ा भरा हुआ है लेकिन यूरिन आ ही नहीं रहा या बड़ा स्लो आ रहा है, बाकी 2 लोग करके चले गए, आप लोग खड़े. ये बड़ा मुश्किल है. फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्ट्रीम. हमारे पास आते हैं आजकल कपल्स हैं, अकेले रहते हैं 80-85 साल के, तो वो उनकी वाइफ है वो बाहर बैठी रहती है दरवाजे के कि पता नहीं निकल ही नहीं रहे हैं. बोलते हैं मुझे आके कि जी मुझे डर लगता है, रात में हर 2 घंटे में जाके बैठ जाते हैं और मुझे डर लगता है कि बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे. तो मैं दरवाजे पे ही बैठी रहती हूँ, आवाज़ें लगाती रहती हूँ, मेरी नींद और ख़राब हो जाती है. कुछ करो इनके लिए. विच इज़ अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली. So imagine if the prostate gets enlarged, this gets obstructed and the flow is not good, you take more time to pass urine. जो पहले अगर 10 सेकंड में पास होता था तो अब 50 सेकंड लगते हैं. उसके बाद भी ऐसा लगता रहता है कि शायद और आएगा. अच्छा मैं थोड़ा सा और निकाल दूँगी तो फिर उठना पड़ेगा. इस चक्कर में आप बैठे रहते हैं वॉशरूम. So that is something that is the first thing. रात में बार बार आना आता है तो कई बार रोक नहीं पाना. बहुत बार ऐसा होता है कि ये ब्लैडर खाली ही नहीं हो रहा है. मान लीजिए ब्लैडर कैपेसिटी 500 ग्राम है, आप गए अपने 100 ग्राम 150 ग्राम खाली किया, 300-350 अंदर बचा हुआ है, आप वापस आते हैं तो विद इन 1 आवर आपको वापस जाना पड़ता है. और इस बार ब्लैडर जो है क्योंकि वो ऑलरेडी खिंचा हुआ है, वो थोड़ा गुस्से में भी होता है, तो बिफोर यू रीच फ्यू ड्रॉप्स ऑलवेज लीक. तो लीकेजेस शुरू हो जाते हैं, अर्जेंसी शुरू हो जाती है. फ्रीक्वेंसी तो है ही है, अर्जेंसी हो जाती है, स्लो स्ट्रीम हो जाती है. तो बेसिकली क्यों होता है प्रोस्टेट में ये सब? तो देयर इज अ चेंज इन द हार्मोन्स. जो हार्मोन्स मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजेंस प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं. एक उम्र के बाद ये जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है. तो मेल का टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है और जब चर्बी बढ़ जाती है उम्र के साथ तो चर्बी में वो जितना टेस्टोस्टेरोन होता है वो फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है. चर्बी में एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन से फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होता है. और फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होता है तो जो हार्मोन का रेशियो का बैलेंस होता है उसकी वजह से प्रोस्टेट जो है वो इट गेट्स ट्रिगर्ड एंड गेट्स एनलार्ज्ड. तो एनलार्जमेंट की मैंने आपको कुछ बातें बताई. स्ट्रीम धीमी हो जाती है, बार बार जाना पड़ता है. जाते हैं तो पहले उतरता नहीं है, किसी बार जाते हैं तो जाने से पहले उतर जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि और आएगा और बैठे हुए. ये एनलार्जमेंट का क्या रीजन था? हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होता है. दैट इज द मेन थिंग. खाने पीने से कुछ नहीं होता, या जेनेटिक होता है या हार्मोन्स का होता है. तो इसका सर इसका एक जैसे आफ्टर सम पर्टिकुलर एज यंग पर्सन कैन आल्सो हैव दिस प्रोस्टेट प्रॉब्लम. नहीं, 40 साल की उम्र के बाद सेल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं. किसी के 50 साल में सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी के 60 में आ जाते हैं, किसी के 80 में आते हैं. बट 40 साल में जो चेंजेस होने होते हैं वो शुरू हो जाते हैं. तो एक तो ये हो गया, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो जो भी दवाई वगैरह देंगे तो आप ठीक हो जाते हैं. बट एक और चीज़ तरह से ये तंग कर सकता है कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, रात भर तो मैं उठ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ब्लैडर जो है वो खाली नहीं हो रहा. सो लॉट ऑफ अस आर इन ए डिनायल मोड कि नहीं मैं ठीक हूँ. तो होता क्या है कि ब्लैडर धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है. 500 ग्राम भरता है, खाली हो जाना चाहिए. अब आपका 500 ग्राम भरता है तो सिर्फ 150-200 ग्राम आता है, 300-350 ग्राम जो है वो अंदर रह जाता है. अब 350 ग्राम अंदर रह रहा है, एक साल बाद 600 ग्राम अंदर हो गया. तो जब एक गुब्बारा है
उसकी कैपेसिटी 500 ग्राम है, उसमें 600 ml यूरिन पड़ा हुआ है, तो वो खिंच जाता है, उसके टिश्यूज खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। जब वो स्ट्रेच हो जाते हैं तो उनकी इलास्टिक रिकॉयल ख़त्म हो जाती है। इलास्टिक रिकॉयल क्या हुई, जैसे गुब्बारा है, उसको फुला के छोड़ दीजिए तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा, पर आप उसको फुला के स्ट्रेच करके एक रात छोड़ दीजिए, अगले दिन उसको खाली करेंगे तो उसमें ताकत ही नहीं होगी। इट वुड नॉट बी एबल टू पुश द एयर आउट कंप्लीटली, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द ब्लैडर। अगर आप इग्नोर करेंगे प्रोस्टेट को, और प्रोस्टेट आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिडुअल यूरिन आज 100 है, कल 150 हो जाएगा, परसों 300 हो जाएगा, उसके बाद प्रोस्टेट तो आप अगर इलाज कर भी दें, ऑपरेशन करके निकाल भी दें, तो ब्लैडर की ही ताकत नहीं रहती कि वो उसको खाली कर सके। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि हमको ब्लैडर को सेव करना, उनको कब इंटरवीन करना है, कब। अगर ब्लैडर खाली हो रहा है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, इवन इफ द यूरिनरी स्ट्रीम इज स्लो, इट इज ओके। बट अगर ब्लैडर जो है वो खाली ही नहीं हो रहा, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दैट इज वेयर वन हैज टू बी वरीड। फिर एक बार ऐसा भी होता है कई लोगों को कि जी वो लॉन्ग रूट पे गए बच्चों के साथ, जी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, यूरिन आया पर रोक नहीं पाए, कहीं नहीं, साथ में लेडीज भी हैं तो उनको लगा चलो मैं भी जाके करूँगा, वहाँ गया और रुक गया पेशाब। उसको कहते हैं एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब एकदम ही रुक जाता है। अब वो रुक गया, आपका ब्लैडर भरा हुआ है, इमेजिन योर ब्लैडर इज फुल एंड यू वांट टू पास यूरिन एंड यू कैन नॉट पास यूरिन, इट इज सच अ टॉर्चर। सो व्हाट डू यू डू? सो यू गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, ही विल पुट अ कैथेटर, एक नली डाल देते हैं पेशाब के रास्ते में, उसके साथ बैग लगा देते हैं, उसको कैथेटर बोलते हैं। तो कैथेटराइजेशन एक टर्म होती है, तो कैथेटर डाल दिया तो ब्लैडर खाली हो जाएगा, तो बैग लग जाएगा। अब वंस द पेशेंट हैज गॉट अ कैथेटर, तब हमको सतर्क हो जाना चाहिए। ये प्रोस्टेट जो है इस जीवन काल में इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि आज रुका, आज डॉक्टर मिल गया, कैथेटर डाल दिया, हो सकता है आप कहीं और ऐसी जगह पे जहाँ डॉक्टर ही ना मिले, और डॉक्टर मिल भी गया तो उसके पास कैथेटर ही ना हो, तो फिर आप क्या करें? सो दिस इज अ वार्निंग साइन। बट इन केस ऑन अल्ट्रासाउंड the residual urine is increasing, one has to be careful. That is a serious matter. बाकी सारा तो डिस्कम्फर्ट मैंने बताया कि एक की जगह 2 मिनट लग गए, कि थोड़ा बहुत निकल गया, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि और आएगा, लेकिन माउंटिंग रेजिडुअल यूरिन अगर बढ़ रहा है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पर ये पता कैसे लगेगा कि रेजिडुअल अल्ट्रासाउंड पे सर, अल्ट्रासाउंड तो आप ये चेक कराते हैं ना, हेल्थ चेक, उसमें इंक्लूडेड होता है, तो हर साल में आपको पता चलता रहेगा कि मेरा रेजिडुअल यूरिन कितना। तो आई विल सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, यू शुड फोकस ऑन द रेजिडुअल यूरिन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। साइज तो प्रोस्टेट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसको साइज को देख के नहीं डरना, बट अगर रेजिडुअल यूरिन बढ़ रहा है तो वो एक चिंता का विषय है। इसका ना सर, एक डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो रिस्क कम है, और साइड में बढ़ रहा है तो किडनीज के ऊपर इसका भी जरा टच कर लीजिए इस पॉइंट को। हाँ, तो किडनीज यूरिन बनाते हैं, और वो आपको सबको पता होगा कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर रेजिस्टेंस टू लोअर रेजिस्टेंस। जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ से यूरिन आएगा, जहाँ लो रेजिस्टेंस, तो ब्लैडर हैज़ टू बी अ लो प्रेशर ब्लैडर। अब ये देखिए कि वो खाली हो जाता है तो ज़ीरो वॉल्यूम है, तो प्रेशर भी नहीं होगा उसमें, लेकिन अगर प्रोस्टेट की वजह से वो खाली नहीं हो रहा, 150-200 ml उसमें पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर जनरेटेड है। अब ये प्रेशर अगर जनरेटेड है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, तो किडनी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है यूरिन को पुश करके ब्लैडर में डालने के लिए, उसमें किडनी प्रेशर पड़ जाता है। तो रेजिडुअल यूरिन का एक कॉनोटेशन ये भी है कि किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यूरिन वहाँ से डालने के लिए, और अगर किडनी को ज़्यादा यूरिन करते हैं, ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तो किडनी इवेंचुअली फेल भी हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा, इवेंचुअली, मतलब 10 साल हो गए जी रेजिडुअल यूरिन है, आपने
देखा नहीं, तो 10 साल बाद तो किडनी कहीं ना कहीं तो थकेगी, कोई भी ऑर्गन थक जाएगा। तो वो बहुत लेट स्टेजेस होते हैं। If some of the passes go very slow, but you feel trouble in intermittently in some of the passes, then what can be it? वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक बात की, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोली कि 10 में से 6 बार तो बहुत खुल के आ जाता है और 10 में से 4 बार तो आता नहीं है, यही बात है ना। Yes. तो अगर आपने अदरक वाली चाय पी है तो आएगा नहीं खुल के, आपने मसाला टी पिया है तो नहीं आएगा खुल के, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो भी नहीं आएगा खुल के, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। It is related to bowel movement also. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड तो भी नहीं आएगा खुल के। तो क्या होता है कि हमारा एक सवाल होता है आपसे कि साहब आप 10 में से अगर 6 बार भी खुल के आ जाता है, इसका मतलब है पैसेज तो बढ़िया है, उतना तो डायमीटर है ना पैसेज का। तो प्रोस्टेट जितना भी बड़ा हो लेकिन उतना पैसेज अभी भी है, बिकॉज दैट इज हाउ आई कैलिब्रेट द पैसेज बाय टॉकिंग टू यू। इफ यू टेल मी कि नहीं साहब 10 में से 6 बार ऐसा होता है कि बहुत मोटी धार आती है, दूर गिरता है, तो देन वी नो यस प्रोस्टेट में कोई ऑपरेशन तो करना नहीं, बाकी चीज़ें देखेंगे, बाकी चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें निकल के आ गई तो उनको सॉर्ट आउट कर देंगे। सर ठंडियों में जो है वो बार बार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हाँ, तो मेरे समर ठीक है, इन कंपेरिजन टू विंटर्स तो वो इतना प्रेशर या इतना वो नहीं होता है उसमें। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अदरक वाली चाय। जनरली सर्दियों में हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें लौंग, दालचीनी या अदरक, ये काली मिर्च, इन सबको कूट के हम लोग चाय में डाल के खाते हैं, पीते हैं। तो चाय जो है वो डिकॉक्शन बना लेते हैं हम लोग इंडियंस जो हैं, हम चाय का डिकॉक्शन बना देते हैं, काढ़ा बना देते हैं। चाय को चाय की तरह पीना चाहिए। चाय कैसे पीते हैं? जैसे उसको ब्रू करते हैं, तो आप केटल में पानी बॉईल करो, उसके अंदर चाय पत्ती डालो और उसको बंद कर दो। 3 मिनट 4 मिनट बाद जो बनेगा वो चाय है। यू हैव ब्रूड द टी, बट व्हाट वी डू इज वी बॉयल इट, so that is not, then it becomes a decoction when you are boiling it and then you add few things like आप अदरक डालें, काली मिर्च डालें, लौंग डालें, क्योंकि जो आपका सेवादार है वो सोचता है साहब को बहुत अच्छी चाय बनाऊंगा, आज ऐसी चाय पिलाऊंगा कि याद रखेंगे, वो 2-3 मसाले और डाल देता है उसमें। तो वो चीज़ जो है ना, दैट इरिटेट्स द ब्लैडर। द सेकेंड थिंग इज दैट इन विंटर्स यू प्रोड्यूस मोर यूरिन, आपका फ्लो भी बढ़ जाता है, अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो अमाउंट बढ़ता है तो ये भी होता है। डायबिटीज़ तो इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी आर ऑल अवेयर कि ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ेगा। और अगर आपने कोई वो दवाई खा ली ऑक्सरा जैसी, जो कि ब्लड में से शुगर निकाल के यूरिन में डाल रही है, तो और ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी कॉन्नोटेशंस होती हैं। तो मुद्दा एक बड़ा स्पष्ट है कि अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट बड़ा हो और सफ़ेद बाल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्टेट की बीमारी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जलेबी और इमरती में बहुत फ़र्क होता है। तो जलेबी और इमरती का फ़र्क किसको पता? हलवाई को पता है, खाने वालों को नहीं पता। कोई बता सकता है जलेबी इमरती में कोई फ़र्क है? एनीबॉडी? हाँ, यस मैम। अब जलेबी मैदा से बनती है, उड़द की दाल। वेरी गुड, नंबर 1। और बहुत सारे 1 2 3 4 हम लोग तो डॉक्टर हैं, पॉइंट वाइज बात करें। फर्मेंटेड होता है, जलेबी फर्मेंटेड है। चाशनी में डालते हैं ऊपर की चाशनी तो दोनों में है। जलेबी गरम गरम खाई जाती है, 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। उड़द ये जो इमरती होती है वो शेल्फ लाइफ उसकी कितनी होती है? जलेबी कोई भी बना सकता है, मैं भी बैठ जाऊँ तो बना लूँगा। इमरती बनाने में डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सॉरी, प्रोस्टेट से हम जलेबी में आ गए। पर मुझे लगा बहुत बोरिंग हो गया, तो ये बातें चल रही है तो यही बात बता कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए यूरोलॉजिस्ट to sit down, spend time with you, to understand your symptoms. lot of people will come to me and say मेरा prostate का problem है, मेरा prostate बड़ा हुआ। वो मैं डिसाइड करूँगा कि आपको वाकई prostate का problem है या कुछ और problem है। आप मुझे problem बताइए, I will dissect it and find it whether it is attributable
to an enlarged prostate or it is not attributed to enlarged prostate, and if it is, then what should I do? तो मैं क्या करूँ? अच्छा, पता चल गया कि जी prostate की वजह से ही आप तड़प रहे हैं, तो मेरा क्या है होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन्वेस्टिगेशंस करें। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, जो मेन होता है, एक तो होता है यूरिन रूटीन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यूरिन रूटीन में पसल्स हैं तो अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन इटसेल्फ कैन कॉज ऑल दिस। दूसरा एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए कि रेजिडुअल यूरिन कितना है। तीसरा एक यूरोफ्लोमेट्री होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा फ्लो स्लो है, तो जब हम यूरोफ्लो करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। कई बार हम बायस भी होते हैं, हम लोग सुबह पार्क में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ वाले ने बोला यार मेरा तो फ्लो स्लो हो गया, कल मेरे को ऑपरेशन में कराना है, तो आप सोचते हो मेरा भी खराब होगा, बट आप आके हमें बताते हो कि मेरा भी कम हो गया, इसका कम हुआ, पड़ोसी का, तो मेरा भी कम हो गया। ऐसा नहीं होता है। हम जब यूरोफ्लो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ फ्लो होता है। What you are telling me is the subjective assessment. What I want to see is the objective assessment. So when you are doing the test, you are passing urine in a computerized container. We generate a graph और हमें पता चलता है कि अरे नहीं फ्लो तो बहुत बढ़िया है, आपका ऑपरेशन नहीं होता। फिर सोचेंगे और क्या क्या है उसके बारे में। दूसरा टेस्ट होता है एक और ब्लड का PSA. Now PSA जो है that is prostate specific antigen. तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड का टेस्ट होता है, 50 साल की उम्र से ऊपर मर्दों को कराना चाहिए। अगर PSA बड़ा है तो इसका मतलब कैंसर हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, दो चीज़ें होती हैं। तो हम आम तौर पे ये सोचते हैं कि चलो एग्जामिन करके देख लें, तो हम एग्जामिन करते हैं। तो प्रोस्टेट को जब हम एग्जामिन करते हैं, वी एग्जामिन थ्रू द रेक्टम एंड वी फील कि अगर उसमें कोई गांठ है तो हमें पता चल जाएगा, बट वी आर फीलिंग ओनली 2/3 ऑफ द प्रोस्टेट, 1/3 हम नहीं फील कर सकते क्योंकि वो अगली साइड में होगा। तो अगर PSA बड़ा है, यूरिन में अगर पसल्स हैं तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, PSA कम हो जाता है। अगर PSA बड़ा है और हमने एग्जामिन किया और देखा वहाँ गांठ है तो हमें पता है ये कैंसर हो सकता है। मान लीजिए मैंने यूरिन टेस्ट भी नॉर्मल है, एंटीबायोटिक भी दे दिया, तो भी PSA बड़ा हुआ है, देखने में भी बड़ा नहीं है, देखने में भी उसमें कोई गांठ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको MRI करके देखना चाहिए कि प्रोस्टेट में कोई गांठ तो नहीं है जो हमें नहीं फील हो रही। हो सकता है अर्ली प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी स्मॉल कैंसर एंड वी आर नॉट एबल टू पिक इट अप। सो PSA becomes an essential test. Every man at the age of 50 or above should have a PSA. अगर घर में किसी को कैंसर की शिकायत है, जैसे बड़े भाई को, फादर को थी या चचेरे भाई को थी, एनी मेल फर्स्ट डिग्री, तो 45 साल की उम्र से PSA कराना शुरू करना चाहिए। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव हेल्थ चेकअप है उसमें PSA होता है, हर साल होता है। तो यू शुड कीप, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को एक सीक्वेंस चाहिए होता है कि 2022 में इतना था, 2024 में इतना था, 2026 में इतना था। तो सिंगल वैल्यू ऑफ PSA मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट एज द राइजिंग ट्रेंड ऑफ PSA, क्योंकि अगर वो राइजिंग ट्रेंड पे है ना, तब चाहे वो नॉर्मल रेंज में भी है हमको सस्पेक्ट करना चाहिए, और बहुत बार हम इस पे सस्पिशन पे हम उसको कर लेते हैं। PSA तब भी टेस्ट करना चाहिए अगर आपकी यूरिन की कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अगर आपके सिम्टम्स नहीं है फिर भी PSA करना चाहिए, बिकॉज कैंसर ऑफ प्रोस्टेट मे नॉट कॉज सिम्टम्स टिल इट इज टू लेट। सो वी डू नॉट वांट द कैंसर टू अनाउंस थ्रू सिम्टम्स, वी वांट द कैंसर टू बी अनाउंस्ड, or we want to pick up the cancer before it announces itself. तो PSA is the idea. और PSA अगर बड़ा है, हमने MRI कराया, तो आपके यूरोलॉजिस्ट विल डिसाइड whether you need a biopsy or not. तो बायोप्सी हम करते हैं, डे के प्रोसीजर होता है। अगर उसमें कोई आ जाता है कैंसर, तो मैं ये मानता हूँ, ये आप भी सुनिएगा, कि you are very lucky. Why are you lucky कि अगर उसमें कैंसर पकड़ा गया? वो इसलिए पकड़ा गया कि we could diagnose a disease before it announced itself. नहीं तो लोग हमारे पास आते हैं
कि हड्डियों में फैल गया, यहाँ फैल गया, वहाँ फैल गया। और हमने क्या किया, हमने ज़रा सा PSA किया, बड़ा हुआ आया, टेस्ट किया, बायोप्सी की, पकड़ा गया, अब इसका इलाज हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपको बीमारी भी दी और ले जाने का जरिया भी बता दिया। सो यू आर वेरी लकी। दिस इज हाउ आई से दैट इफ यू पिक अप कैंसर ऑन PSA itself, then you must be extremely lucky. आपके खाते में कैंसर लिखा भी जाना था और निकाला भी था। अगर वो लोकलाइज्ड होता है तो हम रोबोटिक सर्जरी से उसको निकाल देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से जब हम कैंसर को निकालते हैं तो वो इट इज़ लाइक एक लिफाफे में अगर बीमारी है और मैं लिफाफे समेत उसको निकाल दूँ तो बाकी कुछ बचता ही नहीं। So that is the opportunity. That's why I said that if you have an opportunity that you have been diagnosed with an early disease, you can treat it effectively. That is the problem. Anyway, तो अगर हम चूक गए, बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 साल हो गए हमने PSA ही नहीं करा और PSA अब बढ़ गया और आप गए तो पता चल गया अरे ये तो फैल गया है, तो डरने की बात नहीं है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसी नई दवाइयाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी है कि कैंसर ऑफ प्रोस्टेट से हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स कहीं उनकी जान न जाए और वी आर सक्सेसफुल। बहुत सारे साल निकाल सकते हैं इवन विद मेटास्टैटिक डिजीज। सो देयर इज नथिंग टू फियर, बट द पॉइंट इज इट इज़ वेरिएबल। हर कैंसर एक जैसा नहीं होता। जैसे हर कुत्ता सड़क पे जो चल रहा है एक जैसा नहीं होगा। कोई काटने वाला होगा, 4 लोग 4 तो काटेंगे भी, एक होगा उनमें से शायद जो आपके पीछे पड़ जाए। तो ऐसे ही वो कैंसर सेल्स जो हम देखते हैं, हम एग्जामिन करते हैं, उनकी जीनोमिक टेस्टिंग करते हैं, हमें ये पता चलता है कि ये कैंसर एग्रेसिव है, ये कैंसर एग्रेसिव नहीं है। तो देयर आर सो मेनी टाइम्स दैट वी फाइंड दैट द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इज नॉट एग्रेसिव। सो जान को खतरा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? जान को खतरा नहीं तो हम क्यों इलाज कर रहे हैं? तो जान को तो खतरा नहीं है, हम अपनी लाइफ नहीं बढ़ा सकते। जितनी आप लिखा के आए हैं ना, उससे 1 मिनट नहीं कोई डॉक्टर बढ़ा सकता। लेकिन जितनी लिखा के लाए हैं उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। The whole idea of this executive health checkup is this: to pick up disease in an early stage so that we can treat it in such a manner कि we take away all the pain that it can cost you, और आने वाला टाइम आपका बिल्कुल पेनलेस रहे, तकलीफ लेस रहे। दैट इज़ द होल आइडिया। सो दिस इज द लीजिए, वरना मैं बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे, मैं यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। Can PSA goes up without cancer also? Yes, if there is an infection, it can go up without the cancer also. और कोई सवाल? तो अब हम इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी तो ब्लैडर की कैपेसिटी 500 ml होती है एवरेज। वो 450 भी हो सकती है, 550 भी हो सकती है। तो दैट इज अबाउट 2 glasses। तो अगर आप एसेस करना चाहते हैं, बिकॉज एवरीबडी डजंट हैव अ बीकर, एवरीबडी इज नॉट एन इंजीनियर कि वो देख के बताया कि हमारा इतना ml हो गया। एक्चुअली इट शुड बी अराउंड 500 ml, 450 to 500 ml। और वो जो है वो आप अगर चाहें तो नाप सकते हैं, अगर आपको कभी भी लगे। हम कई बार बोलते भी हैं कि आप नाप के दिखाइए। ब्लैडर फुल होने के बाद ही सेंसेशन आएगी या पहले भी आती है? ब्लैडर की कैपेसिटी 500 ग्राम है। वो सेंसेशन आपको 350-400 पे देना शुरू कर देता है कि आप ढूंढना शुरू कर दो। तो 1-150 मतलब 1-1.5 घंटा और आपको देता है। जब वो 500 हो जाती है और 500 उसकी कैपेसिटी है, फिर आप थोड़ा सा तड़पने लगते हैं कि बस अब तो करना ही है, ढूंढते हैं। उसके बाद भी नॉर्मली आप 15-20 मिनट, आधा घंटा और रोक सकते हैं। लेकिन जब प्रोस्टेट बड़ा होता है तो ये सारी एबिलिटीज खराब हो जाती हैं। जैसे आधे घंटे में यूरिन पास की जरूरत, आधे घंटे में तो 500 ml बनेगा नहीं। ज़रूरी नहीं है, आपने साथ में चाय भी पी होगी। कैफीन होती है ना उसमें। हाँ, तो कैफीन से क्या होता है या ये मसाले से क्या होता है कि ब्लैडर 200 ml पे भी फायर करता है,
The signal goes to the brain even when the bladder is not full. So when you go there, it is not 2 glasses as somebody asked. You will have a cup of urine when you pass urine. So that is because you have consumed something which is irritating the bladder. That सर वो कंडीशन क्या है क्या होती है कि लगता है कि जोर लगा के ब्लैडर पे वो यूरिन पास कर रहे हैं और कभी कभी अपने आप पुश करके इसमें पुश करने की जरूरत पड़ती है. तो पुश करने की जरूरत पड़ती है जब दो स्थितियों में. पहली कि प्रोस्टेट वाकई इतना बड़ा है कि वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आपने पुश करके उसको शुरू किया. दूसरी टूवर्ड्स द एंड कि पहले तो निकल गया, आखिर में ऐसा लग रहा है और आएगा. वो होता है जब आपने कुछ मसाले या कुछ इरिटेंट्स कंज्यूम किए हों, ब्लैडर में थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो, थोड़े पस सेल्स हो, तो ऐसा लगता है कि अभी और आएगा. तो फिर आप जोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा निकलता नहीं क्योंकि होता ही नहीं है ब्लैडर में, बट सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है. उस करने से डैमेज तो नहीं होता है करना तो नहीं चाहिए. दीवार टूट जाएगी. हो सकता है हाँ, आप अनब्रेकेबल, एक नए अनब्रेकेबल आए थे 1980s में, जो क्रॉकरी आती थी, अगर आपको याद हो, मेलामिन की क्रॉकरी होती थी, उसको अनब्रेकेबल बोला जाता था. वो हम लोग हथौड़ी लेके तोड़ने पे बैठ जाते थे. कैसे अनब्रेकेबल हो ही नहीं सकता. तो अनब्रेकेबल कुछ नहीं होता है. इट इज़ अबाउट द फोर्स दैट यू आर यूजिंग. बट इफ यू आर टू यूज फोर्स, then something is wrong. You don't need to use force, actually. Somebody has to guide you that you should not be using force. सर जी, प्रोस्टेट के लिए जो दवाई देती है वो कितनी ले सकते हैं? वो तो चश्मे की तरह है. ये आँख का चश्मा तो सबको दिखता है, प्रोस्टेट का चश्मा तो किसी को नहीं दिखता. वो तो गोली होती छोटी सी, रोज कहानी है. Nobody would know that you are having a tablet, but it is like for lifelong. जैसे डायबिटीज़ की होती है, हार्ट की होती है, तो ये भी प्रोस्टेट भी एक ऑर्गन है, उसके लिए भी चाहिए. अर्जेंसी को अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए? अर्जेंसी मान लिया हम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो 2-3 बार फ्रीक्वेंसी लगती है, अर्जेंसी लगती है, टॉयलेट जाना है, उसके अवॉइड करने के लिए क्या करें? नहीं, आपको दैट मीन्स योर ब्लैडर इज क्वाइट इरिटेटेड, यू नो. So we need to find out why is it irritated. Is it because you are consuming something which is irritant, or it is because prostate itself is irritating you? It is possible कि prostate irritate कर रहा है. जो आपने कहानी बताई मुझे ऐसा लगता है. But one has to evaluate in totality. ठीक है, तो हम अब बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? वो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है. नॉर्मली लेडीज़ को ज़्यादा होता है, आदमी को भी होता है. प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है. बट हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टू लेडीज़, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना कॉमन है. क्या होता है? एपिसोड्स होते हैं, यूरिन बार बार आना. यूरिन जाते हैं तो ऐसा लगता है और आएगा, कमोड से उठने का मन ही नहीं करता, और वो जलन हो रही है और दर्द हो रहा है और कांटे जैसे लग रहे हैं या खुजली जैसे ही हो रही है. दैट इज़ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि ब्लैडर जो है, उसके जो रास्ता है, आदमी में 25 सेंटीमीटर का कंड्यूट है, लेडीज़ में वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का कंड्यूट है. So, and it is opening into a bay which is infected, which is contaminated with lot of organisms. So obviously it's very easy for the organisms to find way into the bladder and cause infection. 3-4 सेंटीमीटर ही चलना है बेटी. अब सवाल उठता है कि सारी जिंदगी तो नहीं हुआ, अब क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि सारी जिंदगी there are certain defense mechanisms. The first defense mechanism is the estrogen, the hormone. जब आप यंग होते हैं, आपके पीरियड चल रहे होते हैं, इसका मतलब आपके ईस्ट्रोजन्स आर इन प्लेस. तो वो जो लोकल एरिया होता है, जहाँ मैंने कहा कि ब्लैडर के अंदर जाने का रास्ता होता है बैक्टीरिया का, तो लोकल डिफेंस मैकेनिज्म जो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट्रोजन. तो जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो वो सूख जाता है. जैसे हमारे चेहरे चमकते हैं जवानी में, थोड़ा उम्र निकल जाती है तो उतने नहीं चमकते, लेकिन हम फिर भी क्रीम लगा लेते हैं और चमकते हैं. वहाँ पे कोई क्रीम की बात नहीं सोचता.
क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता. बट ईस्ट्रोजन क्रीम्स आर अवेलेबल. सो ईस्ट्रोजन क्रीम से क्या होता है, हम लोकल डिफेंस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं फिर से. तो जो लाइनिंग होती है जो सूख जाती है, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट, गार्ड की तरह होता है वो, लेकिन वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो मरा पड़ा होता है और बैक्टीरिया आराम से चले जाते हैं. तो हम ईस्ट्रोजन क्रीम की बात करते हैं. ईस्ट्रोजन क्रीम में 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं. एक कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है कि कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है. घर में वो पूछेंगे किसी को कैंसर तो नहीं हुआ, और आपको एग्जामिन भी करेंगे और फिर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है आप ईस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं. ईस्ट्रोजन क्रीम आती है, उसके साथ एक एप्लीकेटर आता है. तो अब ईस्ट्रोजन क्रीम जब गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करती हैं, वो बोलती हैं ट्वाइस ए वीक विद द एप्लीकेटर. बट दैट इज कॉल्ड HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि फुल ब्लोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसमें कि पूरे शरीर का हार्मोन आपका चेंज करना है. एज ए यूरोलॉजिस्ट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अनलेस यू वांट इट एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड्स टू गिव यू. मेरे लिए क्या है, मुझे सिर्फ उतनी सी जगह पे क्रीम चाहिए जो कि उसका डिफेंस है. तो मैं क्या बताऊँ कि एक तो वो एप्लीकेटर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपने एक बार डाला दूसरी बार वो कंटेमिनेट हो जाता है. देयर इज नो वे टू कीप इट क्लीन. सो आई टेल एवरीबडी द लेडीज दैट नहाने के बाद एक उंगली पे मटर के दाने जितना लो और यूरिनरी पैसेज में लगाना है, जहाँ से यूरिन आ रहा है, आइडेंटिफाई दैट प्लेस एंड लगाए. दैट इज वेयर आई नीड द डिफेंस. आई डोंट नीड डिफेंस एनीवेयर एल्स. Listen, इसमें one question is that कि if the UTI infection is there for a lady, she should go to gynae or she should go to urologist? सर आप इतने समझदार हैं सर. गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो गायनी प्रॉब्लम के लिए जाना चाहिए. यूरोलॉजिस्ट हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट प्लम्बर तो मैं यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए. This is the very common because ladies want. I fully agree with you, sir. I'm glad that you brought this point because a lot of ladies would first go to the lady doctor, but actually they should come to the urologist. That's how it is. The second thing, मैंने बात की कि बैक्टीरिया चले जाते हैं. तो बैक्टीरिया भी बहुत किस्म के होते हैं. कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अनफ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं. तो अगर फ्रेंडली बैक्टीरिया चले जाएं तो वो डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं. तो हमारे पेट में अनफ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं. हम लोग बाहर पार्टी वार्टी में खाते हैं, पेट ऊपर नीचे होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है. तो वो गट का फ्लोरा जो है, इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, वो विरुलेंट हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है. अगर आपने मान लीजिए अभी बिल्कुल हमारा गट बिल्कुल ठीक है और कहीं पे हमने कुछ खा लिया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, 1-2 बार लूज मोशन हुए, पेट में मरोड़ उठे, दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई, दैट मीन्स हमारा इंटेस्टाइन में वो जाके प्लांट हो गया. अब विद टाइम वो पूरे इंटेस्टाइन में लाइनिंग बना देगा अपनी आर्मी की, क्योंकि वो रेप्लिकेट होते जा रहा है और जो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया था उसको डिस्प्लेस करते जा रहा है कॉम्पिटिशन से. तो अब आपके इंटेस्टाइन में अनफ्रेंडली या जिसको टेक्निकली विरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं, विरुलेंट बैक्टीरिया आपके गट में आ गए. अब वो निकलेगा जहाँ से, वहाँ से बड़ा आसान है उसको, वो पहले वेजाइना में जाएगा, फिर यूरिथ्रा में जाएगा, ब्लैडर में जाएगा और इन्फेक्शन करेगा. आप आज एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कल खा रहे हैं, 1 महीना रहते हैं, फिर आ जाता है, फिर 1 महीना रहते हैं, फिर आ जाता है. बिकॉज सोर्स कहाँ है? सोर्स तो गट में है. गट की तरफ तो किसी ने देखा नहीं. तो हम क्या करते हैं, गट को पहले एसेस करते हैं. जब भी हमारे पास ऐसे लेडीज आती हैं तो गट में हम 3 तरीके से गट को ठीक करते हैं. पहला है कि हम फ्रेंडली बैक्टीरिया देते हैं, a combination of pre and probiotic. फ्रेंडली बैक्टीरिया कैप्सूल फॉर्म में आता है. पुराने टाइम पे जब रूरल एरियाज में हम लोग रहा करते थे, जो आप लोग अगर कुछ रहे हो तो वहाँ हम खेतों में जाते थे, मूली काटते थे, नहर पे धोते थे और पी लेते, खा लेते थे उसको, मूली को, गाजर को, शलगम को. वो जो सॉइल में, जिस सॉइल में जो बैक्टीरिया होते थे वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते थे. तो हमको कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आज प्रॉब्लम यह है कि उस सॉइल में ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स हैं, और वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी सॉइल में है. तो यू कांट अफोर्ड टू पुल आउट अ रेडिश एंड ईट इट.
So that is our problem. So we are devoid of the natural resources to replenish friendly bacteria in our gut. So now we need capsules of friendly bacteria. So that is one point. उसको एक्ट करने में 3-4 महीने लगते हैं. दूसरा होता है क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद D-मिनोज. तो इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बैक्टीरिया को मूवमेंट से रोकते हैं कि चलो अगर ये इंटेस्टाइनल कैनाल से निकल भी गया तो ये वेजाइना की तरफ नहीं जाएगा, ये ब्लैडर की तरफ नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पैर होते हैं बैक्टीरिया के. तो ये उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं माइक्रोस्कोप. तो ये उसको इमोबिलाइज कर देता है. तो क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट विद D-मिनोज इसके कैप्सूल्स आते हैं. तीसरी चीज़, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या किसी को डायरिया है तो हम ईसबगोल देते हैं. ईसबगोल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग. अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मूली खा लेते, ये खा लेते, कितना एक मूली उठा के खा लेते, 2 खा लेते तो हमारा फाइबर का डोज पूरा हो जाता था. आजकल हमारा फाइबर जाता ही नहीं है. तो ईसबगोल एक्ट्स एज अ फाइबर. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, ईसबगोल इज लाइक स्पंज. जैसे मॉप होता है ना, गंदा हो गया कपड़ा तो आप गीला कपड़ा लेते हो और उसको मॉप कर देते हो तो वो मॉप जो है वो सारी गंदगी सोख लेता है. ऐसे ही जब आप ईसबगोल खाते हो तो ईसबगोल का गोला बनता है अंदर, वो मॉप की तरह काम करता है और गट के सारे अनफ्रेंडली बैक्टीरिया को रोल करके बाहर ले आता है. तो ईसबगोल, क्रैनबेरी जूस एक्सट्रैक्ट एंड प्री प्रोबायोटिक, ये अगर आप लेते रहें आपकी गट लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाएगी. आपका बैक्टीरिया फ्लोरा जो नीचे से आप एक्सक्रीट कर रहे हैं वो फ्रेंडली हो जाएगा. वो फ्रेंडली होगा तो आपके ब्लैडर को इन्वेड नहीं करेगा, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी. मैंने पूरी यूटीआई के बारे में बताया, एंटीबायोटिक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आई बिलीव दैट एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड सो मच एज दे आर बीइंग यूज्ड टुडे. सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कि सोर्स क्या है. अब ईसबगोल के बारे में भी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप गर्म दूध के साथ ले लीजिए तो आपका पेट साफ हो जाएगा. अगर आपको डायरिया है तो आप दही के साथ ले लीजिए तो डायरिया बंद हो जाएगा. तो दोनों तरफ से ईसबगोल काम करता है. सो नेवर बी स्केर्ड ऑफ टेकिंग समथिंग लाइक दैट. एंड दैट वी आर टेकिंग दीज डेज बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर अपॉर्चुनिटी टू हील आवरसेल्व्स विद गट. जो मैंने कहा रूरल एरियाज में हम ये खा लेते थे, वो खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, वो सब बंद हो गया. तो इन्फेक्शन के लिए इतना ही. अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, जैसे इन्होंने बताया, एक डिब्बी घर में रखनी है, उसमें यूरिन करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस है. वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस है. लोग बोलेंगे किसी डॉक्टर को, जीपी को बोलो वो एक एंटीबायोटिक कोई बता देंगे. एंटीबायोटिक ठीक है, आई एग्री, बट बिफोर यू टेक एंटीबायोटिक you should save the sample of urine because that is the evidence. Number 1, to prove that you actually had UTI. Number 2, what was the organism. Number 3, what was the drug that should be used, because हमारे पास sensitivity list आ जाती है. पर अगर आपने एक डोज एंटीबायोटिक की खा ली तो आपका यूरिन टेस्ट तो नॉर्मल आएगा. फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूरिन टेस्ट तो आपका नॉर्मल है तो यूटीआई कैसा हुआ जिसमें यूरिन टेस्ट नॉर्मल. So please don't start any treatment without saving a sample for routine examination and culture. Give it to the nearest lab. शाम के बाद लेबॉर्ट्रीज नहीं लेते, बट अपोलो हॉस्पिटल लेता है. यहाँ आप 6-7 बजे शाम के भी आके सैंपल दे सकते हैं. वो प्रोसेस होगा क्योंकि राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल फैसिलिटी. हॉस्पिटल फैसिलिटीज बाय एंड लार्ज उनकी लैब राउंड द क्लॉक चलती है एंड दे एक्सेप्ट द सैंपल. बट जो बाकी लैब्स हैं जो आपकी कॉलोनी में होंगी, उनके जो कलेक्शन सेंटर्स है 2 बजे बंद हो जाते हैं. उसके बाद सिर्फ वही स्टाफ जो है वो फिर रिपोर्टिंग में लग जाता है और आपको रिपोर्ट सकते हैं. बिकॉज दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी टू इंक्यूबेट दैट सैंपल ओवरनाइट देयर इज. आई होप आई एम क्लियर अबाउट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू टॉक अबाउट. आई एम हियर. कोई सवाल जवाब आपके होंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे ख्याल से लंच का टाइम हो रहा है और आपको भी भूख लगी हुई. ईसबगोल की क्वांटिटी कितनी रहती है? 1 मिनट सर, ये बोल रहे हैं कुछ. हाँ जी. उस ब्लैडर में ये बताया गया कि आपकी जो वाल है ब्लैडर की वो कमजोर है या और
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यूरिन पास करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक कि दरवाज़ा खुलना चाहिए, दूसरा कि ब्लैडर को धक्का मारना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी इम्बैलेंस हो सकता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और वो मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट भी मार खा जाते हैं उसमें, तो वो इंडिविजुअल होता है। उसके लिए टेस्ट होता है यूरोडायनामिक इवैल्यूएशन, यूरोडायनामिक्स एक टेस्ट होता है। हमारे पास तो है खैर, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसे बोल 3 teaspoons इज द नॉर्मल क्वांटिटी। 3 teaspoons, उससे कम लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ले सकते हैं, अगर शौक अच्छा लगे आपको तो आप ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा लेने से हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट 3 is good enough. दूध में मिलाओ even after dinner. Milk में. No, you should not take it after dinner. What time? No. This is again another thing which is prevalent. I do not know why. Because आपने डिनर खा लिया, उसके बाद तो आपको सोना है, तो इसबगोल क्या करता है? It absorbs water, it swells up. तो आपने इसबगोल खाया, वो पेट में यही रह जाएगा। तो इसबगोल खाने का सही तरीका है शाम के 4-5 बजे, 6 बजे। You have to space it between lunch and dinner, and similarly between breakfast and lunch. जो लोग घर पे हैं और आपको कहीं जाना नहीं, तो आप 10-11 बजे, 12 बजे ले लीजिए। That is the time, because you have to move after that. You cannot sleep after taking इसबगोल। हाँ जी। Milk को मिलाओ water. मैंने भी बताया कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वार्म मिल्क के साथ, और अगर डायरिया है तो यू कैन टेक इट विद आइदर कर्ड और वाटर। उसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से वी आर नॉट किडनी को ज़्यादा परेशान। मैंने तो कभी नहीं कहा ज़्यादा अरे लोग पानी। आपका सवाल होना सर, लोग बहुत कुछ नहीं, इनका काम ही है कहना, लेकिन आपका सवाल होना चाहिए कि मैं कितना पानी पीऊँ। तो उसकी 2 गाइडलाइंस हैं। पहले कहानी ये कि गधा होता है, उसका बोलते हैं तो गधा है, उसको अगर आप नहर पे ले जाओ और उसको प्यास न लगी हो ना, वो पानी नहीं पीता। हम लोग उससे भी गए गुजरे गए, किसी ने कह दिया और हम पानी पीने चले गए। तो 1 मिनट मैडम, आई विल फिनिश। So how much water to drink? So our thirst is the biggest signal. अगर आप गर्मी से कहीं से आए मेरे घर में और मैं पसीना आया और आप आए और मैं सोने का थाल आपके सामने रख दूँ, आप बोलो यार इसको छोड़ो, पहले पानी पिला दो। That is the computer in our body which will not accept anything but water at that moment. So listen to your body. Your body will tell you कि अभी आपको पानी पीना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जब आप यूरिन पास करते हैं तो इट शुड बी स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ क्या होता है? घास जो भूसा होता है वैसा, स्ट्रॉ भूसा जो होता है वह वैसा कलर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा डार्क है तो मतलब आपने कम पिया है, तो 1 गिलास और पी लीजिए। अगर इट इज़ एज गुड एज टैप वाटर तो यू आर वेरी वेल हाइड्रेटेड। ये जो कहानी है कि किसी ने कहा कि खूब पानी पीना चाहिए, किसके लिए? ये जो बेचारा सड़क पे केले बेच रहा है वो भूल जाता है पानी पीना, उसको बताया जाता है। हम लोग एयर कंडीशन जगह बैठे हुए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कम है, उस बेचारे की 4 गुना रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू मी एंड। सो उनके लिए है कि खूब सारा पानी पियो ताकि हाइड्रेशन बनी रहे, ताकि वाटर लॉस तो होगा ही, तो वो भूल जाएगा बेचारा, काम पे जाएगा कि पानी पिएगा कि उसकी वो देख रेख करेगा अपने बिजनेस की। ये उसके लिए हम लोग के लिए थोड़ा सा फर्क है। यस मैडम। सर, यूट्रस रिमूवल के बाद भी कुछ कैंसर होने के क्या डाउट रहते हैं? कैंसर तो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। नहीं, रिमूवल के बाद भी। आप समझ नहीं रहे। अब यूट्रस में क्या कैंसर था? नहीं। तो यूट्रस तो रहा ही नहीं, तो ये कैसे कहेंगे कि यूट्रस का ही कैंसर है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ओवरी पीछे बची है तो उसका कैंसर है, हो सकता है पेट में कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, किसी भी चीज़ का कैंसर हो सकता है ना। बट अगर ऑर्गन है और उसमें कैंसर है तो रिकरेंस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो लिम्फ नोड में, चर्बी में इधर उधर उसके सेल्स जाके छुप गए हों, वो बाद में आ सकती है। बट अगर यूट्रस निकल गया तो यूट्रस का कैंसर तो नहीं हो सकता फिर दोबारा। यस, एनीथिंग एल्स? सर, is somebody, gentleman standing behind you, sir? Actually, Dr. Sir, just
Thank you so much, sir. Best free for the life. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. I am obliged. Yes, sir. Talking about urea, blood, increase of urea in the blood. So if there is a time that Increase in urea is actually a problem at the level of kidneys. So kidney जो है वो उसको ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पा रही ब्लड को, तो ब्लड में यूरिया बढ़ता जा रहा है. That's a medical issue with the kidney. The problem is in the production of urine, not in the drainage of urine. It's the production of urine. That means the kidneys are not able to filter out all the waste. So वो waste बढ़ता है, यूरिया waste तो वो बढ़ता है. Yes, sir. Like you said that we should not neglect the prostate issue. Suppose किसी को prostate का issue है वो neglect करता है, तो उससे suppose PSA बढ़ता है तो it could be because उसका urine बार-बार infect हो रहा है, उस वजह से बढ़ रहा है. Could it also be lead to malignancy of the PS, like the PSA जो आप बता रहे हैं? PSA is an indicator of malignancy. नहीं, could it be because आपने prostate की problem को neglect किया, इस वजह से भी हो सकता है? नहीं, दो चीज़ें फर्क है. अगर आपके पास benign enlargement of prostate हुआ BPH और आपका prostate का ऑपरेशन हो गया, TURP हो गया, लेजर हो गया, तो जो उसका छिलका रह जाता है उसमें भी कैंसर हो सकता है. तो कैंसर इज entirely a different disease and enlargement of prostate is a different disease, and they can run parallel, they can run sequentially one after the other also. Thank you. Yes. किडनी का एक तो है क्रिटाइन. क्रिटाइन अगर ज्यादा हो और कम हो तो कम के लिए क्या नुकसान है? कम करने का मतलब आपकी किडनी फर्स्ट क्लास काम कर रही है. नहीं, कम है मतलब जितना कह तो रहा हूँ. रेंज कम है. हाँ, मैं कह तो रहा हूँ. प्लीज लेट मी फिनिश. इसका मतलब है कि किडनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उसका एक और चीज़ हमको सोचना पड़ेगा. क्रिएटिनिन कम्स फ्रॉम द मसल. अगर किसी की मसल खत्म हो गई है तो उसका क्रिएटिनिन बन ही नहीं रहा. तो एक तो किडनी अच्छी है, चलो जो भी है, लेकिन उस पर्सन की मसल बननी बंद हो गई, मसल रिजॉल्व. आपने देखा होगा, आप किसी को देखें 5 साल बाद बोले अरे ये तो सूख गया बिल्कुल. तो सूख क्या गया? मसल ही तो सूख गई. बोलते एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया. तो क्या हुआ? उसकी मसल ही नहीं है. अब उस आदमी की अगर आप क्रिएटिनिन करेंगे तो बिलो द नॉर्मल लेवल आएगी. यस सर. स्कैटिनिन ज्यादा है काफी, लेकिन बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक हैं. तो स्कैटिनिन को कम करने के लिए कुछ नहीं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करना पड़ेगा. He will find out कि creatinine क्यों है, and they will investigate. And this is serious issue. First step is it is serious issue. ओके. Yeah, you have to take it seriously. You have to go to the nephrologist, prevail upon him कि साहब इसका जवाब दीजिए. आप समझदार? Yes sir. और बिलो इज इट ओके और नहीं, लैब के ऊपर डिपेंड करता है. हमारी लैब पे 1.2 is the limit. 1.3 is certainly high, and if it is high, you must be in touch with your nephrologist, because that's not a good thing. That means some damage has occurred to the kidney and creatinine has started. Lovely audience, and it was interesting. मैं तो कुछ और बना के लाया था, लेकिन उसको तो चलाने का मौका ही नहीं मिला. आपसे आप इतनी बढ़िया रही कि सब एकदम मस्त हो गई. होना चाहिए. मुद्दा तो यही है कि we will share, we will talk. You have explained everything in detail. Thank you so much. Thank you so much.